चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज देखो हम आपकी ना इंडक्शन क्लास ऑप्शनल सब्जेक्ट वाले थीम पे ले रहे हैं। तो आप में से कईयों ने तो देखो ऑलरेडी अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइड कर रखा होगा माइंड में, है ना। तो अल्टीमेटली जिन्होंने डिसाइड कर रखा है उनके लिए तो रिव्यू टाइप एक्टिविटी हो जाएगी कि राइट ऑप्शनल चूज कर रखा है या नहीं। पर अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी आपको एक्सप्लोर करना है कि कौन सा आपके कॉन्टेक्स्ट में ऑप्शनल सब्जेक्ट बेटर हो सकता है, तो ये वाला लेक्चर उसी पर्पज के लिए है। तो आप देखो इसमें ऑप्शन सब्जेक्ट के जो रेलेवेंस है वो तो काफ़ी मेजर है। कितने मार्क्स का होता है ऑप्शन सब्जेक्ट मेन स्टेज में? कि आपके ना देखो 250 मार्क्स का एक सिंगल पेपर है, उसका मतलब 2 पेपर्स हुए तो रफली उसकी जो वेटेज है वो 500 मार्क्स आपके बन जाते हैं। तो 500 मार्क्स ना काफ़ी सब्सटेंशियल, इस सेक्शन को हम लाइटली नहीं ले सकते क्योंकि आप जो जीएस के हम 4 पेपर्स की आप कोचिंग ले रहे होते हो उसमें देखो 4 पेपर आते हैं, 250 नंबर के 4 होते हैं। तो इसका मतलब कि आपके 1000 तो देखो जीएस डिसाइड करेगा और जो 500 है आपके वो ऑप्शनल करेगा। इसका मतलब ऑप्शनल में अगर आपने 300 स्कोर टच कर लिया काफ़ी हद तक सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा बहुत रेयर देखने को मिला है कि किसी का 300 स्कोर ऑप्शनल में आ गया हो तो वो जीएस के बेसिस पे हो गया। तो इसका मतलब कि अल्टीमेट जो रैंक आप देख रहे हो हर साल उसमें ऑप्शनल ही एक प्राइमरी फैक्टर है। तो इसका मतलब आपको एक सिंगल ऑप्शनल सब्जेक्ट यूज करना है और उसकी वेटेज आपके 500 मार्क्स हैं और उसी में 2 पेपर्स हैं, पेपर 1 और 2 करके। मतलब सब्जेक्ट ही है, कईयों को ये भी कंफ्यूजन होती है कि 2 अलग सब्जेक्ट चूज करनी है, आपको सिंगल रखना। तो अभी किसी लिस्ट को देखा हो नोटिफिकेशन में कितने ऑप्शनल सब्जेक्ट की ऑप्शन दी है यूपीएससी ने? 34 किसी को ऐसा देखा हो ध्यान से कितने ऑप्शनल है उस लिस्ट को ही आपने गो थ्रू किया हो या अपने वाले बस बहुत सारे ऐसे इसको अगर रफ करना डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस के थ्रू हम कर सकते हैं। वैसे तो देखो इसमें ना ब्रॉड इंटरप्रिटेशन की जाती है कि 26 फॉर्मली मेंशन है और वो 26 ना आपके कैसे मेंशन है कि 25 तो डायरेक्ट ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट्स हैं। लिखा होगा एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, है ना आपके। उसके बाद जूलॉजी, बॉटनी, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स लिखे हुए 25। फिर एक अलग से एक लाइन लिखी हुई लिटरेचर ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। उसके बाद वो क्या होता है लिटरेचर के अंदर फर्दर आपको 22 सब्जेक्ट्स दिख जाते हैं। तो इसका मतलब अभी आपको 92 जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी ना उसमें हमने देखा था तो आपके 4 लैंग्वेज और ऐड हुए तो रफली 22 लैंग्वेजेस ऑपरेट कर रही है। तो उसकी वजह से वो आपके इंटरप्रिटेशन 48 के अराउंड भी नंबर पहुंच जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हर एक को ही एक्सप्लोर करने लग जाओ क्योंकि वो आपके लिए पॉसिबल तो 1 मंथ लगे रहोगे हर सब्जेक्ट की अपनी अलग से स्टोरी है उसको सिलेबस को डिकोड करने में। तो अभी जब आप फर्स्ट इंस्टिंक्ट में ग्राफिक को देख रहे हो तो रफली आपको हर केस में 2 to 3 सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो आपके कंफर्ट वाले दिखेंगे, जिसको आपको लगेगा कि ये वाला सब्जेक्ट मेरे को इंटरेस्टिंग लग रहा है या फिर मेरे को लेना चाहिए, या फिर जो आपने कुछ टॉपर्स के इंटरव्यू देखे होंगे उस बेसिस पे एक आपको फिल्टर आउट हो जाएंगे आप। तो इसका मतलब आपको वो 2-3 सब्जेक्ट्स पहले तो अपने लेवल पे फिल्टर करने, उसमें किसी की हेल्प नहीं है कि वो तो फिर अल्टीमेटली बायसनेस हो जाएगी। जैसे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनके बाद जो ऑप्शन है वो इंपोज कर देंगे कि यही वाले बेस्ट होते हैं, है ना। पहला प्रीलिमिनरी स्टेप तो आपके खुद का होता है कि मेरे को अपनी गट फीलिंग से वो 2-3 सब्जेक्ट्स कौन से लगे, चाहे वो रॉन्ग डायरेक्शन में, उसमें कोई हार्म नहीं है कि आप बिल्कुल रेंडर वाले 3 सब्जेक्ट चूज करें। उसके बाद हमारी जो एक्टिविटी शुरू होती है कि उन 3 में से एक को आपको कैसे सिंगल आउट करना चाहिए। उसमें आप किसी प्रोफेशनल हेल्प को ले रहे हो तो कोई गलत नहीं है, वो अपने एक्सपीरियंस से आपको एक फेयर आइडिया दे देंगे ये 3 ऑप्शन अच्छी हैं, इनकी एडवांटेजेस ये है, डिसएडवांटेजेस ये है, पर अल्टीमेटली आपकी इंडिविजुअल केस स्टडी में ये तीसरा या दूसरा या फर्स्ट वाला वो ज्यादा बेटर। तो इसका मतलब कि आपके ना इनके लाइफ में चॉइसेस ही सबसे मैटर आपके करेगी जो इवेंचुअली आपकी जर्नी को करती है। फर्स्ट चॉइस आपने क्या कौन सी ली थी लाइफ में जो आपने कि आपने इंडिपेंडेंट ली थी? 10th के बाद ही लेते हैं यार। उससे पहले सब कुछ पेरेंट्स की गाइडेंस थी, कोई अपना करना चाहिए कि 10th के बाद ही शुरू होती है इंडिपेंडेंट। क्या चूज किया था आपने? सर ऐसे तो छोटे होते बहुत होती है, इनके साथ खेलना है आ जाना है। अल्टीमेटली तो फर्स्ट आपकी जो चॉइस होती है ना वो आपकी इंडिविजुअल चॉइस मोस्ट लाइकली जब स्कूल में आप गए थे जो फर्स्ट फ्रेंड आपने बनाया था या फिर कोई गिफ्ट आप ऑप्ट कर रहे हो उसमें अल्टीमेटली वो आपकी इंडिपेंडेंट कुछ चॉइसेस होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोगों ने जब ऑप्शनल वर्ड दिया है ना ये अल्टीमेटली आपके टेम्परामेंट को टेस्ट कर रहा है इनडायरेक्ट। चाहे आपको मेंस तक तो इसको कोई इतना फर्क नहीं पड़ता पर इंटरव्यू में वो क्वेश्चन मार्क आपसे पूछते हैं ये वाला सब्जेक्ट ही क्यों आपने ऑप्ट किया था, क्या इसके एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ बेनिफिट होगा उस एंगल से कर रहे हो, या फिर आपके ग्रेजुएशन के साथ लिंकेज इसलिए किया, या फिर किसी शॉर्टकट मेथड की वजह से आपने उसको चूज किया। तो इसका मतलब इसमें आपको ना 3 वर्ड्स इनडायरेक्ट वे में ऑपरेट करेंगे। एक तो आपके कहा जाता है कि स्मार्ट ऑप्शनल होते हैं, कुछ आपके चॉइसेस को कहा जाएगा कि रैशनल चॉइस है, कुछ को ना कहेंगे कि क्लोज टू आइडियल चॉइस है। तो इसका मतलब
कि जो आपने ऑप्शन सिलेक्शन करनी है उसमें ये 3 वर्ड्स में से हर एक पर्सन के केस में ना तो जब इंटू में गॉज कर लेते हो फॉल करता है। तो स्मार्ट वाला आपने ऑप्शन कौन से होते होंगे लाइकली, किनको हम कह देते होंगे कि स्मार्ट ऑप्शनल चॉइस आपने की, क्योंकि कई बार ये वर्क करती है और कई बार ये टोटल बैकफायर करती है और फिर आप लॉन्ग रन में रिग्रेट करते हो कि मैंने स्मार्ट चॉइस उस टाइम तो मेक कर ली थी, तो मेरी जर्नी अननेसेसरी प्रोलॉन्ग हो गई। कम सिलेबस अल्टीमेटली ना कुछ सब्जेक्ट्स की देखो आपकी वो क्या बनी हुई है रेपुटेशन कि वो आपकी ना सिलेबस सबसे कम है, उसको जो आप देखते हो थ्योरेटिकली कुछ ही पॉइंट्स लिखे मिलते हैं, कुछ सब्जेक्ट का वो पूरा पेज भरा होता है आपके। तो इसका मतलब कई बार हमें लगता है कि जो कम सिलेबस वाला सब्जेक्ट है ना उसको हम ऑप्ट कर लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें एग्जामिनेशन का प्रोसेस है, हमारे कैरियर में वो सब्जेक्ट को ज्यादा इतना मेजर रोल प्ले नहीं करेगा, हमें तो एग्जाम क्लियर करना है। तो इसका मतलब कई बार आपको प्रैक्टिकली कहा जाएगा कि ये शॉर्ट वाला सब्जेक्ट है और ज्यादातर ये लिटरेचर वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, नेपाल लिटरेचर ले लो है ना, पंजाबी लिटरेचर आप ले लो है ना। इसका मतलब कि आपने देखा होगा कई बार ऑप्शनल की ना रेपुटेशन वैसी ही बनी हुई है कि स्मार्ट स्टडी हमें करनी चाहिए, पेपर निकालना है आप ना। ऐसे पबमेट की भी है कि पबमेट आपको प्रैक्टिकली करना ही है, घूम फिर के आपको अल्टीमेटली इसको बाय कर लेना चाहिए। तो इसका मतलब ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं स्मार्ट स्ट्रेटजी में फॉल करते हैं और बहुत सारे ईयर्स में इनसे रैंक आए टॉप 10 में। बहुत बार आपको स्मार्ट स्टडी वाले कई टॉपर्स मिलेंगे जो इसको एडवोकेट करते हैं कि अल्टीमेटली देखो ये सब्जेक्ट की रेलेवेंस है। और इन सब्जेक्ट के साथ साथ वो कौन से सब्जेक्ट्स इंटरट्वाइन हो जाते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स को ऐसे मार्केट किया जाएगा कि वो जीएस में भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, या आपके प्रीलिम्स में भी आएंगे, मेंस में कम से कम एक पेपर में हेल्प मिलेगा, कई बार ऐसे को भी वो इंटरट्वाइन करते हैं। तो इसका मतलब तो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं उससे आपको लग रहा है कि मेरा जीएस सब्जेक्ट ऑलरेडी बहुत एग्जॉस्टिव होने वाला है, मेरे को अपना टाइम लिमिटेड है, हो सकता है आप ग्रेजुएशन कोई वर्क कर रहे हो, फिर उसको कोई हार्म नहीं कि हम स्मार्ट स्ट्रेटजी उस केस में अडॉप्ट करें, क्योंकि हमें प्रैक्टिकली डिविडेंड दे देगी जो हमें चाहिए है ना, सूनर और लेटर। रैशनल चॉइस आपकी कौन सी होएगी जो अल्टीमेटली उस फैक्टर पे इन्वॉल्व कर रही है जो आपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पढ़ा था या +1 +2 में पढ़ा था आपके, और फिर आपको जेन्युइन उसमें इंटरेस्ट है और आप उस सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करके ऑप्ट कर रहे हो। पर वैसे जब आपने देखा कि कई एडवाइसेस आपको मिलेंगी कि ये सब्जेक्ट की कोई कोचिंग अवेलेबल नहीं है और आप इस जर्नी को क्यों अंडरटेक कर रहे हो, तो इसका मतलब रैशनल वाले में काफी हद तक एक लॉजिकल डिसीजन होगा जो प्रैक्टिकली आपको वैसे लेना चाहिए, और उसमें जर्नी कई बार लेंथी भी होती है और कुछ डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है, पर इवेंचुअली आपको डिविडेंड मिल जाता है। तो इसका मतलब अगर आप रैशनल क्वांटम सॉफ्टवेयर सब्जेक्ट कर रहे हो वो भी एक अच्छी स्ट्रेटजी है, पर इसमें हार्ड वर्क थोड़ा सा ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू ये वाला सब्जेक्ट। तो रैशनल चॉइस आपकी काफी आइडियल देखो क्या होती है जब हम सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस लगा के, जो आइडियली हमें प्रोफेशनल हेल्प के थ्रू एक ऑप्शन को चूज करना चाहिए था, जैसे हम उसी स्टेप की कोशिश करेंगे, उससे आइडियल ये कि हमने कह दिया कि वही आइडियल है, तो काफी हद तक वो एक क्लोज डिसीजन होगा जिससे को आप इस वाली दो चीजों से थोड़ा और ऊपर हो सकते हैं। तो इसका मतलब जब आप अर्ली फेज में होते हो तब आपके पास एडवांटेज होती है कि हम आइडियल चीज ट्राई करेंगे। आइडियल चीज के लिए तो फिर पेशेंस चाहिए और नेक्स्ट लेवल की हमें कमिटमेंट चाहिए अपने वर्क एथिक में। तो इसकी वजह से आइडियल डिसीजन मेकिंग के लिए तो आपको आइडियल थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेट करना है। इसलिए जो आज का हमारा लेक्चर है हम ये वाली दो स्ट्रेटजीज के प्रोज एंड कॉन्स को छोड़ के मेनली हम आइडियल की फर्स्ट राइट कर रहे हैं, क्योंकि आज आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी है, उसके अकॉर्डिंगली हम सारी जो भी जर्नी होती है ऑप्शन सब्जेक्ट्स उसको थोड़ा डिटेल्ड वे में एक्सप्लोर करें। जो काउंसलिंग का टाइम होता है हम सुपरफिशियल में बोल देते हैं देखो आपका सब्जेक्ट देख के ये सब्जेक्ट का ये रेलेवेंस है या फिर ये इसकी पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड। तो आप क्या करो एक शीट आप दे सकते हो, उसमें आपने जो माइंड में सोच रखे हैं कि मेरे को ये 2 या 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उनको आप हम नंबरिंग के थ्रू एक मार्क्स देंगे, फिर आप एंड ऑफ द एक्टिविटी देख लेना कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, वहां से काफी हद तक आपको ये आइडियल वाला मिल जाएगा। तो एक आप पीस ऑफ पेपर पे ना बस आपने कुछ नहीं करना, मान लो आपने 3 सब्जेक्ट को करना है, पबमेड है, मान लो किसी ने लिटरेचर लिखा, एक ज्योग्राफी लिखी है या हिस्ट्री, क्या मतलब आप 3 या 4 को लिख सकते हो। यहाँ पे हम एक 5 फैक्टर्स के बेसिस पे ना थोड़ी स्कोरिंग करेंगे, तो एक बेस स्कोर से अगर आपका वो ऊपर हुआ फिर आप उसको काफी हद तक फाइनलाइज करके ना उसको क्लोज कर देना आर्गुमेंट को कि मेरे को यही ऑप्शनल सब्जेक्ट रखना है। अगर वो मान लो बेस स्कोर से कम हुआ, इसका मतलब अभी उसमें स्कोप है कि आपने थोड़ा प्रीमेच्योरली या फिर उसको रैशनल वे में या स्मार्ट वे में राइट डिसीजन नहीं, तो उसमें कोई हार्म नहीं कि हम फिर कोई और सब्जेक्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं इस वाले टाइम। अभी भी कईयों के लिए लेट नहीं है, क्योंकि ये वैसी जर्नी होती है कि एक बार आप एंटर करके और गलती से एक पेपर पूरा कर लिया है, फिर बार-बार चेंज करने का कुछ लॉजिक नहीं है। एक बार अभी इनिशियल फेज में प्रॉपर वे में कर लो तो वो ज्यादा आपके बेहतर है। तो अल्टीमेटली जैसे मैंने कहा 26 में से कोई भी 3 सब्जेक्ट जो आपको लगे उनको, या 2 सब्जेक्ट जिसको अगर एक ही है आप उसको भी सिंगल को भी इवैल्यूएट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है।
कितने सब्जेक्ट्स को आप उस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे वो करना चाहते हैं। तो सबसे पहला तो देखो जो फैक्टर है जिस पे आपका डिसीजन रिवॉल्व करता है और यूपीएससी जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो आपका है कि अल्टीमेटली ना इंक्लिनेशन विद आपके जो ग्रेजुएशन या फिर +1 +2, तो इसका मतलब जो आपकी इंक्लिनेशन ग्रेजुएशन या +2 वाला थीम है ना इसकी आपकी वेटेज रफली 20 मार्कर होती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली 5 या 100 स्कोर बनाएंगे ना, तो इसका मतलब इंक्लिनेशन विद ग्रेजुएशन का मीनिंग ये है कि अगर आपने मान सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है ना, तो आपने अगर सिविल इंजीनियरिंग को एक्सप्लोर कर रहे हो फिर तो काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल चॉइस है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ के 3 to 4 इयर्स तो डेडिकेशन वैल्यू सब्जेक्ट को ऑलरेडी दे दी थी। और +1 +2 में थोड़ा सा टेम्परामेंट आपका क्योंकि वो वाला था, तो आपने सब्जेक्ट को सिमिलर वे में साइकोलॉजी थी, मान लो किसी ने साइकोलॉजी +1 +2 में पढ़ रखी थी, अब वो ग्रेजुएशन भी उसने ऑनर्स लेवल की ग्रेजुएट उसमें कर लिया साइकोलॉजी में, उसका प्रैक्टिकल और रैशनल चॉइस क्या बनी कि आपने कुछ ज़्यादा नहीं सोचना उस ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को ऑप्ट कर लिया। उसकी एडवांटेज सबसे मेजर क्यों है, क्यों हम कह रहे हैं कि ये वाला सब्जेक्ट की आपका आइडल चॉइस होना चाहिए, क्योंकि आपने अपनी लाइफ के ना काफ़ी सब्सटेंशियल ईयर्स, किसी केस में वो 5 इयर्स होंगे, कईयों में 4, 3 और कई बार वो 7 भी हो सकते हैं। मान लो आप 5 ईयर MBBS कोर्स कर रहे थे +1 +2 में आपने वो कर दी, तभी आपको हाई सक्सेस रेट ना MBBS कैंडिडेट्स का आ जाता है। जैसे ट्राई सिटी में तो पिछले 3-4 साल के टॉपर जो भी बन रहे हो डॉक्टर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं मेडिकल साइंस, क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने देखो इतना कुछ कर रखा है ना, कुछ टॉपिक उन्होंने नहीं भी सुना, मेमोरी रिकलेक्ट कर ली। एज कम्पेयर टू कोई न्यू सब्जेक्ट आप जीरो से स्टार्ट करोगे, उसके सब्जेक्ट को बिल्ड करोगे, फिर उसकी थ्योरीज को अप्लाई करोगे, तो अल्टीमेटली वो डिस्टिंक्ट एडवांटेज होती है जो आपके सब्जेक्ट में। और काफ़ी हद तक जब आपने ग्रेजुएशन और उनको आप कहते हैं ना, कहीं पर टेक्निकल माइंड होता है, कहीं का ह्यूमैनिटीज बेस्ड होता है, तो अगर आप उस सिस्टम को बाईपास करने की कोशिश कर रहे हो ऑप्शनल में, तो कहीं का बैकफायर करेगा। मान लो अब आपने आपका बैकग्राउंड मेडिकल का नहीं था, किसी की बातों में आके रैंक 1 देख के आप वो मेडिकल साइंस लेके बैठ जाओ, आप वो ह्यूमैनिटीज थी, वो टोटल ब्लंडर डिसीजन, क्योंकि उसका मतलब क्लियर था कि आप उसको बाईपास नहीं कर सकते। जो चीज़ में आपने अपनी लाइफ के सब्सटेंशियल ईयर्स दिए वही आपका लाइकली सबसे बेस सब्जेक्ट होना चाहिए। तो सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर ये होता है, अगर आपको लग रहा है कि ना यूपीएससी स्टेक के बहुत सारे सब्जेक्ट रिप्रेजेंट हो रहे हैं, मतलब आईटी कंप्यूटर साइंस में ये चल रही है इंजीनियरिंग में, अब वो मेंशन ही नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ पे फिर ये फैक्टर आपका टोटली निगेट हो जाता है और यूपीएससी बायसनेस नहीं करता, क्योंकि स्केलिंग प्रोसेस के नाम ना कुछ बायसनेस भी सिस्टम में है। तो उस वाले केस में फिर आपको आपके +2 में जो कोर सब्जेक्ट्स पढ़े थे, मान लो आपने बॉटनी था, जूलॉजी था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स था, तो मैथमेटिक्स को यूपीएससी काफ़ी रिवॉर्ड देता है। अगर आप टेक्निकल माइंडसेट को सॉल्व कर पा रहे हो, मैथमेटिक्स ऐसा ऑप्शन है 300 को बहुत फ्रीक्वेंटली टच कराता है एज कम्पेयर टू ह्यूमैनिटीज। तो इसका मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि वो ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट जो आपने लिख रखा है वही है, फिर तो आप 20 मार्क्स दे दो। अगर उस +1 +2 में आपने रीड कर रखा तो आपके मार्क्स आते थे जब आपके टेस्ट होते थे और आपको इंटरेस्टिंग लगता था, फिर आप उसको 10 दे दोगे। अगर वो इन दोनों में से कहीं पे फॉल नहीं करा कि आपने उसको फिर भी ऑप्ट कर रखा है, फिर आपको 0 ही लगाना है इस पर्टिकुलर कैटेगरी। इसका मतलब आपको अल्टीमेटली पहला क्राइटेरिया बहुत ही हार्श वे में रियलिटी दे देगा कि आपका जो सब्जेक्ट आप आइडियलिज्म में वो चूज करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आपका स्मार्ट चॉइस है इस टाइम की, शॉर्टकट है ना, क्योंकि मिलेगा सिलेबस कम है या फिर उसमें, तो उसका मतलब वो आपका इतना कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं। तो इसका मतलब आपको ना, और इसकी सबसे मेजर एडवांटेज होती है कि ऑलरेडी आपने 60 to 70% चीजें उनको पढ़ रखा है, मार्किंग को पता है आपको कब मार्क्स मिलते हैं कब नहीं मिलते। आपको सिर्फ 30% ग्रे एरियाज थे, मान लो आप ज्योग्राफी कर रहे थे, अब उसमें आपने वो ऑप्ट कर रखी थी, अब आपके मार्क्स नहीं भी आ रहे थे, पर आपको पता है कि क्यों नहीं आ रहे थे। अब आपको वैलिड वैल्यूएशन पता है कि कैसे वो यूनिवर्सिटी वाले प्रोफेसर्स को वैल्यूएट करते हैं। तो इसका मतलब कि वो हमें ना 30% ग्रे एरियाज को एड्रेस करना होता है। और यूपीएससी में आप देखोगे कि आपको ना चॉइस है, अल्टीमेटली आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और 5 में भी क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 और एक क्वेश्चन नंबर 5 है जो कंपलसरी है, फिर चॉइस होती है आप। तो इसका मतलब आपको ना हो सकता है जो आपका अनकंफर्टेबल एरिया है, जो आपका सब्जेक्ट होता था ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में, वो आपको चूज ही नहीं करना, आपके पास ऐसा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनता है, काफी हद तक आप उसको स्किप कर सकते हो। तो काफी हद तक अगर आपने 80% भी सिलेबस को क्वालिटेटिवली कर रखा है, वो एक रीजनेबल ग्राउंड होता है जिससे आपका पेपर ऑप्शनल का इजीली सेल थ्रू होता है। तो इसकी वजह से हमारी तरफ से तो बेस्ट कॉम्बिनेशन जब भी पूछा जाता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा ऑप्शन सब्जेक्ट है, हम कहते हैं कि ग्रेजुएशन वाला आप ऑप्ट कर लो। अगर वो अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब ये स्टेप आप पे अप्लाई नहीं करता, है ना। फिर सेकंड बेस्ट हो सकता है वो जो आपने ग्रेजुएशन का किया था, अब उसका जो ग्रेजुएशन लेवल का कंपोनेंट है वो नेक्स्ट लेवल का है, वो लॉजिकल नहीं है। मान लो आपने फिजिक्स कर रखी है, +1 +2 के अच्छे मार्क्स थे, पर जब आप उसका ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस देखो काफी एक्सपेंड वास्ट है, तो उसमें थ्योरीज नेक्स्ट लेवल की आती है, फिर वो लॉजिकल चॉइस नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट क्राइटेरिया तो आपका ये वाला हो गया। सेकंड जो फैक्टर होता है जिसको यूपीएससी फिर से काफी रिवॉर्ड देता है वो होता है इंटरेस्ट।
और ये फिर से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप अपने फेवर में वर्कआउट कर सकते हो अगर फर्स्ट चैप्टर की वीक रहेंगे। तो आप देखो कि यूपीएससी में ना जब इंटरव्यू का फॉर्म भरोगे वहाँ पे भी एक कॉलम आता है इंटरेस्ट और हॉबीज। उसको कोई डिफाइन करो, क्या मीनिंग होता है इंटरेस्ट और हॉबी का? वो क्यों पूछ रहे हैं, उनको क्या लेना कि आप क्या करते हो फ्री टाइम में? सर इंटरेस्ट तो कोई भी चीज़ ऐसी जो आपको करनी अच्छी लगती है। हॉबी जब आप इंटरेस्ट को थोड़ा फ्रीक्वेंटली करते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए, तो इंटरेस्ट ही बेसिकली, हॉबी जो है इंटरेस्ट का एडवांस वर्जन होता है। इंटरेस्ट का यूज करते हैं काफी हद तक यही आपकी चीज होती है। देखो आपको ना अभी ऐसा नहीं कि बुक वॉर्म बन जाए सिविल सर्विस प्रिपरेशन में, आपको जब जब कोई फ्री टाइम की अपॉर्चुनिटी मिले, तो कल गांधी जयंती थी ना, तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी महात्मा गांधी की बुक लेके बैठ गए थे कि मैं उनको डेडिकेट करूंगा। आपके पास एक फ्री टाइम था और उस फ्री टाइम को आपने किसी न किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में यूटिलाइज किया, आपका अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया होगा ना, या कोई मूवी आप देखने चले गए थे, या कोई आउटडोर एक्टिविटी की, वो आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। उसका मतलब इंटरेस्ट और हॉबी क्या रिप्रेजेंट करती है कि कोई ऐसी चीज जो हमारे पास फ्री टाइम होता है, हमारी जनरल इंक्लिनेशन रहती है कि हमें उसमें आपके टाइम डिवोट करना है। तो इसका मतलब कि अगर ये जो सब्जेक्ट आप रीड कर रहे हो ना, एक अभी कई स्टूडेंट तो बर्डन की तरह ट्रीट करते हैं कि जीएस की प्रिपरेशन चल रही है, सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग भी नहीं है, मेरे को करना पड़ रहा है अल्टीमेटली। तो वैसा अगर गलती से आपने ऑप्शन रखे ना, काफी ब्लंडर डिसीजन है कि पहले तो आप उसको एक साल में झेल पाओगे, और गलती से अगर वो जर्नी प्रोलॉन्ग होती रही, सेकंड अटेम्प्ट भी लग रहा है, थर्ड भी लग रहा है, क्योंकि जीएस जनरल कैटेगरी तो 6 अटेम्प्ट्स है, तो फिर वो आपकी हेडेक बन जाएगा और आपको लगेगा कि सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे पा रहा, उस पहले को मैं रीड करता हूँ इंटरेस्टिंग नहीं बनता, मेरे को छोड़ना पड़ता है अल्टीमेटली। उसका मतलब वैसी चीज नहीं होनी चाहिए, आपका जो सब्जेक्ट जेन्युइनली इंटरेस्ट वाला होना चाहिए, जिसमें आपका बुक्स को रीड करने के लिए आपके अनएंडिंग बुक वेस्ट होना चाहिए कि आपको क्या 4 बुक रीड करनी पड़ी है उस सब्जेक्ट की, आप इंटरेस्ट से पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं कि बर्डन है कि मेरे को क्यों पढ़नी पड़ रही है। तो इसका मतलब आपको अपने इंटरेस्ट डोमेन को पहले तो सब्जेक्ट के साथ देखना है। तो आपने अगर आपका असली में जेन्युइन इंटरेस्ट है, तो अब तक हो सकता है आपने उसकी ना +1 +2 की या कोई बेसिक बुक जरूर पढ़ रखी हो। अगर आपने उस सब्जेक्ट की कोई बेसिक बुक अभी तक नहीं रीड की है, इसका मतलब वो आपके माइंड में चल रहा है कि इंटरेस्टिंग होगा, कि आपने कोई जीएस का लेक्चर लगा के शायद थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा। कई बार ऐसा हिस्ट्री में हो जाता है कि आप मॉडर्न हिस्ट्री की एक थोड़ी सी स्टोरी सुनते हो, रिवोल्ट ऑफ 1857 नॉन कॉपरेशन, आपको लगता है कि हिस्ट्री मेरा इंटरेस्ट बन गया है। पर जैसे हम कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे है, विजयनगर एम्पायर या बामनी किंगडम की लिटरेचर के बारे में आप गाइड करो, फिर वो हेडेक भी बन सकती है। फिर आपको लगेगा मेरे को इतने फैक्ट्स तो याद ही नहीं, मैं कहाँ पे मैं श्रीलंका का टोन का पीएम तिरुवल्लुवर करूंगा अल्टीमेट, है ना। तो इसका मतलब कभी भी आपने जो इंटरेस्ट को ना उससे शॉर्ट कमिंग से भी जीएस के सब्जेक्ट को देखिए, जीएस के जो हम सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं वो +1 +2 लेवल के होते हैं, उसको बस करंट के साथ इंटीग्रेशन कर रखी है। पर जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ये क्या चीज है, स्पेशलाइजेशन डिमांड कर रहा है ग्रेजुएशन लेवल, जो काफी हद तक ऑनर्स लेवल का पेपर अपनी तरफ से सेट करने की कोशिश करते हैं। इसमें अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के हो ना, तब जाके उस ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट को जस्टिस कर पाओ, क्योंकि जीएस में तो हमें जितना जनरल लिखेंगे उतने मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, ऑप्शनल में जितना टेक्निकल आप लिखोगे उतना ज्यादा स्कोप है कि मार्क्स आएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत इंटेंसिव आपके सामने है कि देखो अब 1000 सीट हो 13000 पेपर चेक करने हैं, उसके ऑप्शन में डिवाइड होते हैं। मोनोटोनस से सब्जेक्ट्स में आपके स्कोर करने में डिफरेंस कब आएगा, तो आपका इंटरेस्ट हो कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप टेक्निकल की जो एग्जामिनर ने पढ़ रखी है उस लेवल का लिखो। अगर आप सिर्फ वही कट कॉपी पेस्ट वाली चीज करने के लिए उस ऑप्शन को चूज कर रहे हो, तो हाईली प्रोबेबल है कि इंटरेस्ट वाली कैटेगरी आपके ना फिर बैकफायर करती है। और इससे आप ना आपके जब इंटरव्यू भी होता है, जब आपसे पूछते हैं व्हाई यू चोज दिस ऑप्शन, अगर आपका इंटरेस्ट होता है ना, आपका वॉइस वेवर नहीं करती। अगर आपने कुछ स्मार्ट स्टडी वाला कर लिया था कि इसका सुन के कि नहीं तो शॉर्ट सब्जेक्ट है, मार्क्स ज़्यादा आते हैं, इसी से टॉपर बनते हैं, फिर आपके ना थोड़े से वो कॉन्फिडेंस नहीं आता वॉइस। तो उसका मतलब वो इतना डिट्रीमेंटल नहीं कि हार्डली 4-5 नंबर ही उसमें इंटरव्यू में ऊपर नीचे होंगे, पर मेंस में अगर आपने फैच कर लिए 50+ के एडवांटेज, तो इतनी बैकफायर नहीं करती है। तो आपने अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे इसको मार्क्स देने। अगर आपको लग रहा है कि आपने उस सब्जेक्ट को ऑलरेडी रीड करना शुरू कर दिया था, उसके सिलेबस को किया, उसका इस बार का जो पेपर आया था, जैसे अभी आपके ना संडे को अभी मेंस का पेपर हुआ है, अगर उस पेपर को आपने जेन्युइनली विदाउट किसी गाइडेंस को देखने की कोशिश की, इसका मतलब अपनी लॉन्ग जर्नी में आप उस पेपर को विजुलाइज कर रहे हो, आपने देखा कि इस बार का पेपर कैसे है, मेरी प्रिपरेशन कैसी है। अगर वो नहीं आपने किया ना, इसका मतलब कोई जेन्युइन इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ, अभी भी टाइम है कि आप उस सेकंड ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो इसका मतलब आपने कोई इंटरेस्ट को, अगर आपने ऐसी कुछ एक्टिविटीज कर रखी हैं और आपको लग रहा है कि जेन्युइनली इंटरेस्ट है, फिर तो आप 20 मार्क्स दो। अगर आपको लग रहा है कि हाफ हार्टेड साइड इंटरेस्ट है, फिर आप उसमें 10 मार्क्स दे दो। अगर आपको लग रहा है कि उसका असली में मैंने तो सिर्फ वर्ड ही सुना है, आगे पता नहीं सिलेबस क्या है, ना पेपर का पता है, ना उसकी बुक्स का पता है, ना कोई कोचिंग का पता है, फिर इसका मतलब उसमें फिर आपको इंटरेस्ट में भी 0 देना पड़ेगा। इसका मतलब अभी तो वो जर्नी शुरू ही नहीं हुई इंटरेस्ट वाली, और अल्टीमेटली हमें इंटरेस्ट को डेवलप करना ही करना है, इररिस्पेक्टिव कोई भी ऑप्शन चूज करो। क्योंकि इसमें आपके जब तीसरा टाइम आएगा तो सैचुरेशन आ जाती है, कोई ऐसा टेक्निकल सब्जेक्ट को फिर आप चेंज करते रहते हो कि आपके पास और पढ़ने को तो कुछ होता नहीं जीएस का, फिर लगता है कि इसमें टाइम पास कर ले, सब्जेक्ट को चेंज कर।
तो इसका मतलब हमें एक ही ऑप्शन को चूज करना है, सूनर लेटर रिवॉर्ड जरूर देगा। ऐसा नहीं कि आपने आपकी एक बार मालूम उन्होंने स्केलिंग करके मार्क्स कम दे दिया आपके सब्जेक्ट को, जो आपका पीयर ग्रुप था 5 के 5 बच्चों का कम नंबर आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि अगले साल भी वही सेम करेंगे। हार्डली 1 या 2 साल ऐसे करते हैं, तीसरे साल आपको रिवॉर्ड मिल जाता है। इसका मतलब ऐसे नहीं कि आप देखा एक सब्जेक्ट का ऑप्शनल टॉपर है मैं उसका ले लेता हूँ, अगले साल आप देखोगे आपको ये नहीं आएगा, किसी और का आ जाएगा। तो इंटरेस्ट के बेसिस पे आपने सेकंड और इनको। फिर थर्ड देखो आपके आता है सिलेबस। सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सिलेबस आपकी यूपीएससी की वेबसाइट पे ना क्लियरली मेंशन्ड है, जब उनकी आप किसी भी रैंडम नोटिफिकेशन को देखोगे अलग से उन्होंने कैटेगरी बना रखी है। तो अब इसमें सिलेबस का एंगल क्या है कि जहाँ तक उन्होंने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो भी आपको 3 इयर्स में पूछा जाता है। सेमेस्टर सिस्टम क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में चलता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ थीम पूछे, सेकंड में कुछ और होते हैं, पर यहाँ पे यूपीएससी ने क्या है सारे के सारे सिलेबस को प्रैक्टिकली 3 इयर्स में चल रहा है, उनको इन्होंने एक साथ सेंट्रलाइज कर दिया। उसकी वजह से फर्स्ट टाइम जब आप सिलेबस को गो थ्रू करते हो थोड़ा इंटिमिडेटिंग लगता है। आपको लगता है कि पहले तो हम पूरा साल करते थे तब जाके मुश्किल से मैनेज होते थे टॉपिक, अब ये एक साल में और इतने कम टाइम में यूपीएससी प्रैक्टिशनर में इंसान 6 मंथ्स के अंदर ही सारी चीजें कैसे हम कर लेंगे 3 इयर्स में। तभी कई बार टेक्निकल सब्जेक्ट से हम थोड़े हेजिटेंट हो जाते हैं क्योंकि हमने उसकी रियलिटी देखी होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि सिलेबस वाले पार्ट को आपको जब सेक्शन 1 और 2 में डिवाइड किया गया है तो आप दोनों के कंफर्ट लेवल में देखो कि एक पेपर हमेशा आपको डोएबल लगा करेगा, एक पेपर ऐसा होगा जिसमें आपको इरिटेंट्स लगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये वाला जो थीम पर्टिकुलर मैंने अभी कवर किया है इसका सिलेबस तो मेरे जोन से बाहर है, पर कईयों को लगेगा कि जो फर्स्ट थीम है ये मैनेजेबल है। तो आप इस सिलेबस को थोड़ा माइक्रो लेवल पे एनालाइज करना है और उसमें आपको जैसे जहाँ तक पबमेड में अगर हम बात करें तो रफली 18 16 ऐसे कुछ पिलर्स दिए हुए हैं सेक्शन में, है ना। तो इसका मतलब आप उसमें टिक लगा के देखो कि इनमें से 18 में से कितने कंफर्ट वाले हैं, ये आपके 6 हैं 7 हैं, ऐसे दूसरे पेपर में देखो कितने कंफर्ट वाले हैं, कौन से इरिटेंट्स हैं। तो उससे आपको क्या होगा अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का ना एक फर्स्ट इंट्यूशन पे जनरलाइज होगा। और इस एक्टिविटी को आपने विद इन फर्स्ट 3 मंथ्स कंटिन्यू रखने हैं। जब आप लेक्चर चल रहे हैं आपको टिक लगाते रहने कि सिलेबस कितना पार्ट कवर हो रहा है। तो अल्टीमेटली देखो जहाँ पे भी आप अपने लेवल में कर रहे हो कोचिंग या फिर किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन के थ्रू कर रहे हो 80% से कम तो होना ही नहीं चाहिए, वरना वो बैकफायर करता है। जब गलती से आपका 20-30 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने उसको कवर ही नहीं कर रखा, आपके इन्फॉर्मेशन ही कुछ नहीं है, फिर तो वो डिजास्टर हो जाता है, इसका अटेम्प्ट रिपीट करना पड़ता है। इसका मतलब ये मिनिमल थ्रेशोल्ड है। हाँ जैसे जैसे आपके अटेम्प्ट बढ़ते हैं ना ऑलमोस्ट 100 भी हो जाती है, क्योंकि और कुछ फिर होता नहीं, धीरे धीरे जो माइक्रो लेवल है उसी पे टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, इवेंचुअली 100 हो जाएगी। पर जब आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो 80% कवरेज एक मिनिमल थ्रेशोल्ड है जो हमें करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को इंस्टीट्यूट कराते रहेंगे, उससे हमें लगेगा कि बात बन रही है, पर ओवरऑल पिक्चर में जो आप देखते हो ना वो एक ही टॉपिक बनता है। तो इसका मतलब आपको अपने वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में 80% वेटेज आपको इसको करनी है। तो इसका मतलब सिलेबस कवरेज ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट्स में आपकी क्वालिटेटिव रहेगी। इसलिए अभी के लिए अगर आपने सिलेबस की लिस्ट को देख रखा है और आपको कॉन्फिडेंट है कि आप कवर कर लोगे, टाइम अब रफली 6 to 8 मंथ्स का हम ऑप्शन को दे रखते हैं। इसका मतलब मान लो आपने ऑप्शन शुरू नहीं किया है और आपको लग रहा है कि अगले सितंबर से पहले 6 to 8 मंथ्स आपके पास है, फिर आप इसमें 20 का वो इजीली वेटेज दे सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि अब आपने इमीडिएटली अटेम्प्ट करना है और सिलेबस देख क्या चल रहा है कि इसको 2 साल लग जाएंगे, फिर आप 10 दो। इसका मतलब ये लगा तो सभी का 20 या 10 ही रहेगा, 0 तो इसमें नहीं दे सकते हम क्योंकि सभी को ऑप्शन डिफाइंड है, कोई वेग नहीं आ रहा। और करंट टॉपिक्स रेयरली आते हैं, थोड़े से ऑप्शन है पीएसआई है जिसमें थोड़ा बहुत करंट डाल देते हैं, वरना जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी सारे स्टैटिक चल रहे हैं। इसका मतलब काफी हद तक सब सिलेबस कवरेज में इशू नहीं आती है, चाहे अपने आप करो चाहे आप फॉर्मल। फिर देखो फोर्थ पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें आपके मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी रहती है। वो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अभी आपके ना इसमें कई बार देखा गया स्टूडेंट्स ने यहाँ तक ठीक कर लेते हैं, सब्जेक्ट भी ठीक ऑफ कर लिया, इंटरेस्ट से पढ़ना शुरू किया क्योंकि आपका इनिशियल फेज होता है, मोटिवेशन काफी हाई होती है कि मेरे को एग्जाम को क्लियर करना है और सिलेबस को धीरे धीरे कवर कर रहे होते हैं अपनी तरफ से। आपके लिए सिलेबस कवरेज में बस मैटर क्या कर रहा है, जैसे आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट ने कहा कि हम 4 मंथ्स में कराएंगे, ये मिनिमल टाइम होता है जिसमें कुछ पॉपुलर ऑप्शंस को कवर कराया जाता है ना, वरना 5 to 6 मंथ्स जो थोड़ी लेंथी ऑप्शन है उनको लग जाता है। तो इसका मतलब कि उसमें अपनी तरफ से आपने सिलेबस कवरेज करने के लिए मानो उन्होंने 5 डेज रखा था, कई बार वीकेंड बैचेज होते हैं, यही 2 कॉम्बिनेशन चल रहे होते हैं, तो आपने वो लगा के कवर कर दिए। पर कई बार हमने मिस्टेक किया कि हमने कोई भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की, उस टॉपिक को अप्लाई करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अल्टीमेटली सिर्फ सिलेबस कवर करने से कुछ नहीं होएगा जब तक आप उसको अप्लाई नहीं कर पाए। कई ऑप्शनल्स में ना उनका सिलेबस काफी लिमिटेड सा होता है और वो इंटरेस्टिंग भी लग रहे होते हैं, नोट्स भी क्वालिटेटिव होते हैं,
पर जब आप उनके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो ना, काफ़ी सब्जेक्टिविटी हाई है और आपसे और ही ट्रैक पे चल रहे हो। तो इसकी वजह से आपको थोड़ा सा इसमें रैशनल डिसीजन लेना है। सबसे इमीडिएट तो आपको शुरू करना है 2023 से, क्योंकि ये आपके करंट माइंडसेट जो एग्जामिनर का है ना वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कैसा पेपर आपके डाल रहे हैं। तो अगर आपका वो गट इंस्टिंक्ट 2023 वाले पेपर को देख के लग रहा है कि ऑलमोस्ट मैनेजेबल, अगर थोड़ा सा हम हार्ड वर्क करें कि ये पेपर को मेरे को, अगर मेरा प्री क्लियर होता, मेरे को लिखना होता है तो मैं लिख सकता था, फिर आप काफी हद तक उसको जस्टिफाई कर सकते हो। अगर उसके क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा है कि तो अभी अगर पढ़ रहे या आपने कम से कम इसको शॉर्ट में एक्टिविटी करना हो, जैसे आप पेपर का एक मैक्रो थीम चूज करो तो आपको लग रहा है कि पेपर में आता है, उनका एक भी क्वेश्चन जो आया हुआ है ना, अगर आप उसको जस्टिस प्रॉपर वे में कर पा रहे हो तो इसका मतलब आप ठीक ट्रैक पे आंसर राइटिंग कर लोगे। क्योंकि ऐसे कई ऑप्शन देखा गया है तो टॉपिक देखने में बच्चों वाले लिखे हुए हैं, पर उनका थिंकर के साथ लिंक करके करंट पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपके पास ब्लैंक हो जाते हैं, तो सुपरफिशियल जो टॉपिक है वही लिख के आ रहे हो, फिर मार्क्स 0 मिलेंगे आप। तो इसका मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्टिविटी काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे इसकी बुक्स मिलती हैं तो आपके 10 ईयर करके, तो आपकी विशाल पब्लिकेशंस की, तो जो भी पॉपुलर ऑप्शन है सबकी अवेलेबल है। तो इसका मतलब विशाल पब्लिकेशंस की आप कोई भी बुक ले लोगे ऑप्शनल सब्जेक्ट की, आपने जो भी सब्जेक्ट सिंगल आउट कर रखे हैं, तो 10 ईयर के पेपर आप देखोगे ना, उससे काफी हद तक आपको पता चल जाएगा कि यूपीएससी प्रिपरेशन काफी हद तक एक स्मार्ट स्टडी ऑप्शनल में इंटरेक्ट में वो कर रही है डिमांड। स्मार्ट स्टडी का मीनिंग क्या हुआ कि आपको वर्ड बाय वर्ड भी सिलेबस को प्रिपेयर करना था। जैसे मान यूनिट 1 लिखा हुआ है, उसके आपके 20 टॉपिक लिखे होते हैं, ऐसे नहीं कि आप 20 से वो करोगे, उनमें से 5 टॉपिक्स आपको पहले पिक करने थे जो पेपर में बार बार फ्रीक्वेंटली आए। काफी हद तक कुछ ऑप्शन ऐसे हैं उसमें तो पेपर ही हर तीसरा ईयर का वही एज इट इज आ जाएगा, बस क्वेश्चन का नंबर चेंज होगा। तो इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि इसमें हमें वो टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। इसका मतलब रियल ऑप्शन करने को ना कहीं पर 1.5 महीने में भी हो जाता है अगर हम एग्जाम में शॉर्ट हो। क्योंकि पहले टाइम में तो नहीं कैंडिडेट सामने सुन के मैं गलती से फॉर्म भरा था, प्री निकला, मेंस बेसिक सीखी, रैंक आ गया टॉप 100। क्यों होता है? क्योंकि वो एग्जामिनेशन ओरिएंटेशन से ही तो थीम्स पूछे जा रहे थे, उन्हीं को उन्होंने क्वालिटेटिवली टाइम दे दिया। इसका मतलब कि आपने कभी भी आइडियलिज्म भी नहीं जाना ऑप्शनल प्रिपरेशन में कि कुछ ऐसे टॉपिक्स लेके बैठ गए पढ़ने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, अनएंडिंग उसमें डिबेट्स चल रही है, डिस्कशंस चल रही हैं, पर प्रैक्टिकली क्वेश्चन उसमें से आ नहीं रहा है। जैसे पॉलिटी जब आप कर रहे हो उसमें आप देखो कुछ चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। कहते हैं फंडामेंटल राइट्स है, सेंटर स्टेट रिलेशन, एज कंपेयर टू वो लैंग्वेज वाले पेपर बुक लेके बैठ गए, सिटीजनशिप के पीछे ऑब्सेस होकर बैठ गए, सिटीजनशिप जो क्वेश्चन ही नहीं आ रहा सिटीजनशिप का आप कितने टाइम से। इसकी वजह से केवल ही आपने प्रैक्टिकल कर दिए तो आपका जो भी ऑप्शन है, फर्स्ट बेसिक टास्क ये होता है कि बस 5 ईयर के जो क्वेश्चन एज इट इज आए उनके आपके नोट्स बना दीजिए। काफी हद तक आपका ऑप्शन तो वहीं से बात बन जाती है। 5 ईयर के आपने टॉपिक्स प्रिपेयर करके कि हमको ज्यादा टाइम दे दो, कहते हैं एज कंपेयर टू आप क्वांटिटी दे रहे हो, तो हमें तो पेपर क्लियर करना है और वो जरूरी चीज है। क्योंकि कई स्टूडेंट इसी ट्रैप में फंस जाते हैं कि वो सिलेबस कवर करी जा रहे हैं, आंसर राइटिंग बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की। क्योंकि मेंस का जो पेपर है ना उसमें मेन चीज मैटर ही वो करनी है कि आप कैसे अपने व्यूज को ऑर्गेनाइज वे में प्रेजेंट करें। तो इसका मतलब आपको वो आंसर राइटिंग वाले स्टेप पे जब आप पहुंच रहे हो, क्वेश्चन को समझ पा रहे हो और उसमें डायरेक्टिव्स थोड़े से मैटर करेंगे। तो किसी को थोड़ा आइडिया क्या होते हैं डायरेक्टिव्स? क्योंकि हम जीएस में उसको इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, पर ऑप्शनल में जब डायरेक्टिव बैकफायर कर रहे हो ना काफी हद तक वो काफी डिजास्टर्स हो जाता है। तभी कई बच्चों के ना ऑप्शनल के बाद बिल्कुल ही ड्रास्टिक कम नंबर भी आते हैं। डायरेक्टिव्स में सुनो आंसर राइटिंग क्या मीनिंग होता है? किसी डायरेक्टिव्स ऑफ आंसर राइटिंग कुछ जैसे क्वेश्चन को जब लिखा होता है ना कुछ कीवर्ड्स लिखे होते हैं। कौन कौन से लिखे होते हैं? कुछ आप देखोगे कंटेंट के अलावा ना कुछ वर्ड्स मेंशन होते हैं आंसर्स। हाँ, जैसे आप देखोगे ना डिस्कस, एक्सप्लेन, क्रिटिकली कमेंट, इल्यूसिडेट, उसका मतलब ऐसे शब्द जो हम यूज कर रहे हैं आंसर राइटिंग में उसकी थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि कमेंट का मतलब आपके व्यूज क्या है, इलैबोरेट मतलब उसी स्टेटमेंट को कैसे हमें रेलेवेंट फैक्ट के साथ वो कर रहे हैं। डिबेट का मतलब आपको दोनों साइड्स का पिक्चर देनी है, क्रिटिकल को एनालाइज में पॉजिटिव नेगेटिव वो दोनों देंगे। इसका मतलब वो वाली स्किल्स को आपको ना आंसर राइटिंग में इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं है क्वेश्चन रैंडम आएगा मतलब साइड लॉन लिखा हुआ है, उसकी नेचर पूछे थे, इंपैक्ट पूछे थे, आप उसके फीचर लिख के आ गए। इसका मतलब वो टोटली ऑफ ट्रैक चला गया ना क्वेश्चन। इसका मतलब वो डायरेक्टिव्स को बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट होती है जो हमें अंडरस्टैंड करनी है। और कहीं ऐसे ऑप्शन है जिनका सिलेबस कम है ना उसमें डायरेक्टिव्स पे ही गड़बड़ हो गई है। इसका मतलब आपको डायरेक्टिव्स में डिस्कस और उसमें अगर क्लैरिटी नहीं है आप पेपर तो भर के आ जाओगे पर मार्क्स आपके नहीं मिलेंगे क्योंकि वो टॉपिक कुछ और हो। इसका मतलब ये अप्लाइड फेज के बिना आपने ऑप्शन को अगर चूज किया है तो थोड़ा सा फिर डिजास्टर्स आपके हो सकते हैं। तो इसका मतलब अगर आपने इनके ऑलरेडी लेटेस्ट पेपर प्रीवियस से दे रखे हैं फिर तो आप 20 लगाओ, वरना अभी के लिए सिर्फ 10 ही उसमें स्कोर करो। इसमें 0 देने की जरूरत है क्योंकि ऐसा ऑप्शन कोई है ही नहीं जिसके पेपर ना मिलते हो या फिर आपको इसको इवेंचुअली ढूंढने में मुश्किल आएगी। तो यूपीएससी ने तो प्रीवियस ईयर वेबसाइट पर डाल रखे हैं, हमने डायरेक्ट बुक्स अवेलेबल हैं जो पॉपुलर सब्जेक्ट्स हैं। तो इसका मतलब ये एक्टिविटी आपने प्रायोरिटी पे करनी क्योंकि अल्टीमेटली जब आपको कंफ्यूज होते हो ना
ये दो फैक्टर्स ही इवेंचुअली दो में से जब एक पे हमें पहुंचना होता है डिसाइडिंग फैक्टर बनते हैं, या तो सिलेबस और उसका भी अप्लाइड था। अगर आपको लग रहा है कि पेपर्स के हर साल कुछ ऐसे से आई जा रहे हैं जो हर बार कुछ न्यू एंड इनोवेशन आती है, वो डेंजरस सब्जेक्ट बन जाता है। इसका मतलब उसमें आप रेपिटेशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पर यूपीएससी काफी हद तक जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उसमें रेपिटेटिव बन रहा है, जो आपके कोचिंग फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं उनमें वो थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके ना हर बार एक दो क्वेश्चन फ्रेश सेट कर देते हैं जो कंपल्सरी क्वेश्चन होते हैं। इसका कोई ज्यादा डैमेजिंग नहीं होता, बस कंपल्सरी वाले में एक दो क्वेश्चन आपको अनकंफर्टेबल रहते हैं, पर इवेंचुअली लार्जर पिक्चर में देखो वो आपकी चीजें हो जाती हैं। और फिर फाइनल फैक्टर आपके आता है जो आप इस जर्नी को कर रहे होते हैं, उसमें आता है रिसोर्सेज और आपके ना एक मेंटर। ठीक है, रिसोर्सेज का आपकी मीनिंग क्या है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी ना रिसोर्सेज में कमी नहीं है। आपको अल्टीमेटली दिल्ली में आप भटजी नगर, राजेंद्र नगर जाओगे, ऑलरेडी काफी मटेरियल आपकी प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर टॉपर्स हैं उनकी आंसर अवेलेबल है, तो काफी हद तक आप कह सकते हो आपके गाइडिंग लाइट्स ही है कि अल्टीमेटली कि उनकी बुक्स को एक ही शॉर्ट गो में आप अरेंज कर सकते हो एक मिनिमल फी ट्रांजैक्शन, क्योंकि अल्टीमेटली सारे सब्जेक्ट्स में हमें वो स्टैंडर्ड बुक्स भी पता होनी चाहिए और थोड़ी बहुत जो आपके टेक्स्ट अवेलेबल है आंसर राइटिंग उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है उसकी अगर थोड़ी सी कॉपी मिल जाए तो थोड़ी सी एडवांटेजेस पोजीशन पे होता है। क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट्स में ये वाला पार्ट थोड़ा सा ड्रेनिंग होता है। जैसे मेरा खुद का जूलॉजी था, उसमें हर सब्जेक्ट की अलग अलग बुक को ढूंढते रहो और हर बुक में वो थिंकर अलग अलग हैं और ऑथर अलग अलग इजीली मिलती नहीं है। उसमें आपका एक मंथ तो ना बुक्स को अरेंज करने में रह जाएगा। किसी एक सब्जेक्ट की बुक्स को ढूंढने के लिए कभी दिल्ली से ऑर्डर कर रहे हो, कभी चंडीगढ़ से कर रहे हो, इसका मतलब कि आपके रिसोर्सेज वाली एक्टिविटी आपके थोड़ी मैटर करने लग जाती है। फिर आपका टाइम इसो में उसमें लगता है कि इस वाले टॉपिक का तो बस कंटेंट ही नहीं है, उसको नेट से कर रहे हो वो ब्लाइंडली, क्योंकि वो तो फिर एक विकिपीडिया टाइप या कोई ऐसे टेक्स्ट पॉइंट में ना उन्होंने फैक्ट्स लिखे हो। तो इसका मतलब जो पॉपुलर सब्जेक्ट्स हैं जिनकी ऑप्शनल की आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो उनमें रिसोर्सेज वाली चीज फेवर में वर्क कर जाती है। जो कई पॉइंट उनके यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होते ना इवेंचुअली यहाँ पे कवर अप हो जाए। इसका मतलब रिसोर्स आपकी एग्जॉस्टिव होनी चाहिए अगर आप कोई कोचिंग वाला सब्जेक्ट ले रहे हो, वरना अगर आपका टेक्निकल है स्टैंडर्ड बुक से की एक बार जरूर रीड की होनी चाहिए। वो अलग बात है हमें फिर करने कुछ की टॉपिक्स ही आते हैं। और उसके बाद देखो आपका आता है एक मेंटर का रोल जो आपके मोस्ट लाइकली आपको गाइड करेगा उस वाले सब्जेक्ट के रिलेटेड है ना। तो वो अगर आपका देखो सब्जेक्ट कोचिंग वाला था फिर तो उसका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का टीचर है आपके वही आपका मेंटर हो गया। पर अगर आप अपना टेक्निकल सब्जेक्ट करते हैं फिर उसमें आप खुद के मेंटर, उसमें बस आपको डिसिप्लिन अप्रोच चाहिए कि आपने जो टाइमलाइन सेट किया था गिवन ऑप्शनल में और आपको उसमें कम से कम 2 मंथ की विंडो रखनी होती है कि उससे पहले डेफिनेट डाल इसमें मतलब आप आइडियलिज्म नहीं कर सकते। मान पेपर सितंबर में कि आपने टाइम टेबल ऐसा बनाया है कि मैं इसको अगस्त तक कंप्लीट करूंगा या जुलाई तक, रफली उसमें आपको कम से कम 3 मंथ पहले सिलेबस कवर होना चाहिए। वरना जो प्रोफेशनल वाले होंगे ना वो जो आपको वर्ड बोल रहे काफी हद तक उस पर आप स्टिक कर सकते हैं, उनको पता है कि ये टॉपिक को कब खत्म कराना है, कौन से टॉपिक की कब रेलेवेंस है। उसमें तो फिर वो डिसिप्लिन इतना मैटर नहीं करता है कि वो इनडायरेक्ट में भी कवर करा देंगे। उनको और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि यही वाले सब्जेक्ट्स को इतने ड्यूरेशन में करना है। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में तो फिर आप ऐसा सब्जेक्ट लेके बैठ गए हो फिर वो बैकफायर करेगा। फिर वो खुद मेंटर बनने की जरूरत नहीं है, फिर आप किसी प्रोफेशनल जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं ना उसकी आप हेल्प लें, क्योंकि वो कम से कम और कुछ नहीं कुछ ग्रे एरिया है। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि सारे सब थीम्स को आप अपने आप कर पाओ। ग्रे एरियाज को आप डिस्कस कर सकते हो, वो आपको एक थोड़ी राइट डायरेक्शन दे देंगे। कम से कम 0 की बजाय 4-5 तो इजीली आ जाएंगे जो हम उस टॉपिक में स्कोर कर सकते हैं। इसका मतलब मेंटर का रोल आपके इंपॉर्टेंट रहेगा और काफी हद तक एक्सपीरियंस टीचर की थोड़ी सी इसमें एज होती है क्योंकि वो प्रेडिक्ट कर देंगे। वो काफी हद तक आपको बता देंगे कि देखो ये 30 क्वेश्चन थे, इनको बस आप प्रिपेयर कर लो, होंगे कुछ नहीं, वो यही है जो प्रीवियस ईयर में आ रहे थे। पर वो अपने कॉन्फिडेंस से आपको कह देंगे कि देखो 30 थीम्स को अगर आपने प्रिपेयर कर लिया या आ गया ना। और पर उनकी डिसएडवांटेज क्या है एक्सपीरियंस टीचर की, वो ना थोड़ा आंसर चेकिंग से हेजिटेट करते हैं क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग फेज में वो कर ली होती है और वही सेम चीज बार-बार रिपीट करके कोई इंप्रोवाइजेशन तो एनिमल हिस्ट्री का फिर से अगर हम एग्जांपल लें क्विट इंडिया मूवमेंट है, कितनी बार चेक कराओगे वही सेम कंटेंट है ना। तो वो ऊपर देख के कहते हैं हां बस ठीक है अल्टीमेट है ना। तो इसका मतलब उनकी सिमिलर डेडिकेशन आंसर इवैल्यूएशन में नहीं मिलती जो एक्सपीरियंस टीचर होते हैं। ना तो वो टेस्ट कराएंगे प्रॉपर कि किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए हम रैंडम आपके स्टेटमेंट दे रहे हैं, उन्हें एक बी टीम रखी होगी जो अल्टीमेटली मेंस लिख रहे होते हैं और वो आपको प्रेजेंट वैसे करेंगे कि वो टीचर चेक करे क्योंकि वो खुद देखते भी नहीं है पेपर, उनको पता नहीं होता कौन बच्चा है, उसका नाम क्या है और वो क्या है ना। बस वो पॉपुलर नेम से बस वर्ड ऑफ माउथ से बस वो चीज चल रही होती है। पर कम से कम एडवांटेज जो है कि जो थ्योरेटिकल हमें जो नॉलेज चाहिए थी कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमें प्रॉपर आ गई है। फिर दूसरा एंगल होता है कि जो ऑलरेडी एस्पिरेंट्स होके जो ऑप्शन पढ़ा रहे हैं यंग टाइप आपके हैं उनके एडवांटेज है उनको पता है कि आंसर में कैसे करना है क्योंकि वो जो वो दे रहे हैं उनको पता है कि कहाँ पे मार्क्स मिले थे कहाँ पे नहीं मिले थे।
और वो न्यू कमर है तो वो क्या करेंगे, आपको ना आंसर राइटिंग में रेफर कराएंगे, कभी वो ना नहीं करेंगे, आप 4 क्वेश्चन लेके जा रहे हो पर डे, वो 4 क्वेश्चन भी चेक कर देंगे, जबकि वो पूरे साल 4 क्वेश्चन नहीं चेक करेंगे, है ना। तो इसका मतलब अपनी तरफ से दोनों की प्रोज एंड कॉन्स है। इसका मतलब आपको जब वो मेंटर चूज कर रहे हो उसकी ना कनेक्शन आपके थोड़ा अगर बन रहा है कि नहीं ये मेरे को डेडिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑनेस्ट वे में चीज करा देगा, आप डिसीजन ले सकते हो। इसका मतलब आपको सिर्फ रेपुटेशन पे नहीं चूज करना है, एक बार क्लासेस को लाके देखना कि मेरे को समझ में आया है, क्योंकि अल्टीमेटली अंडरस्टैंडिंग सबसे मेन वर्ड होता है यूपीएससी किसी भी सब्जेक्ट में। क्योंकि एक है कि आप हाई फाई लैंग्वेज कोई पर्सन है इंग्लिश में बस बातें करी जा रहा है, वो फिलोसफिकल कोट्स दे जा रहा है, तो सुनने में लेक्चर इंटरेस्टिंग लगेगा, पर एग्जाम में कोई डिफरेंट मिला नहीं, आप उसको ना तो रेप्लिकेट कर पा रहे हो ना तो उसको समझ पा रहे हो, है ना। तो इसका मतलब कोई भी जीएस का सब्जेक्ट जब आप करते हो हमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और उसमें आपके जो वैल्यू डिसीजन है कितनी मिल रही है वो देखो। उसमें आप अपनी लेवल पे न्यू कमर हो, आपको नहीं पता लग रहा कि किस पे ट्रस्ट करना है किस पे नहीं, तो आप उनकी थोड़ी सी वीडियोस वगैरह अगर डली हुई हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हो, और प्रेफरेबली 2-3 डेमो लेक्चर्स लगा के दो। कोई जल्दबाजी नहीं करके एक लेक्चर देख के आप डिसीजन लीजिए कि नहीं यही सब कुछ है। कम से कम 2-3 दिन आप उनका डेमो लेक्चर देखो, इंडक्शन लेक्चर, एक फॉर्मल लेक्चर। उसके बाद आपको लग रहा है कि नहीं ये सब्जेक्ट जो मेरे को करना है वो सारे पैरामीटर्स में ये वर्दी इनफ एडिशन है, फिर आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये वाली जो ऑप्शनल सब्जेक्ट की कोचिंग आपके चल रही है उसमें वैसे प्राइस सिटीज ना 45,000 के अराउंड होता है, 50 यहाँ पे तक है। तो दिल्ली में ग्रुप विद पॉपुलर टीचर है जो इस टाइम पे 50-60 पे भी लेके जा रहे हैं। वरना अगर आपको लगता है कि आप वर्किंग हो और जो ऑप्शनल के टाइम होते हैं ना जहाँ पे जीएस के बैचेस के साथ मैच नहीं करते, तो कई बार हम इसलिए उसको ऑफ नहीं कर पाते, फिर वहाँ पे आप ऑनलाइन को कर सकते हो। ऑनलाइन में तो इस टाइम ना काफी लो वे प्राइसेस पे चीजें चल रही है, 50 to 30,000 मिल रहा है, काफी हद तक जितने भी पॉपुलर है वो 15 में ही आपको दे रहे हैं। उसमें प्राइस डिफरेंशिएशन भी है, पर ये वैसी चीज है कि अभी आपका लर्निंग फेज है, प्राइस के बेस पे शॉर्टकट मेथड कई बार बैकफायर करते हैं। ऑनलाइन में क्या होगा, वन साइडेड कम्युनिकेशन है और वो सेम डिसिप्लिन नहीं हो सकता। ऑफलाइन में कम से कम टीचर से आप मल्टीपल टाइम्स पूछ सकते हो। इसका मतलब आप जो एक कॉस्ट इन्वेस्ट करोगे लॉन्ग रन में आपको डिविडेंड पैसे देंगे। उसका मतलब प्राइस में भी आपकी कैटेगरी में उनके प्रोज एंड कॉन्स को बेसिस पे करना है। काफी हद तक अगर आपको लग रहा है सब्जेक्ट अवेलेबल ही नहीं है तो मैं हेजिटेट नहीं करना। स्टडी टियर की बात करें आपको 2,000 to 5,000 में मिल जाता है। दिल्ली से आप फॉक पर जो उनके जिन्होंने पढ़ाना है 6-6 महीने ना वो पढ़ा हुआ है टिकट, स्पेशली कुछ सब्जेक्ट्स जैसे एंथ्रोपोलॉजी उनके आप स्टडी मटीरियल ले लो, काफ़ी हद तक बाद मिल जाती है। ऐसे जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट है इसका मतलब रिसोर्सेज की तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही आपको मेंटर वाले फेज में आनी चाहिए। मेंटर में बस तभी नहीं, क्योंकि न्यू कमर जब होते हैं ना गलती से ट्रैप में फंस जाते हैं आपके और राइट डिसीजन नहीं लेते। तो आप कम से कम 2-3 जगह एक्सप्लोर करो जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे को एक राइट ट्यूशन कह रही है, तो यहीं से करना है, आप उस डिसीजन को ले सकते हो। बाकी अगर रियलिटी आपको बता दी कि यंग और एक्सपीरियंस में कहाँ पे वो डिफरेंशिएशन, तो दोनों वे से वर्क कर जाती है कि अल्टीमेट सक्सेस देखो आपका ये रियल एफर्ट आपका ही होता है। नॉलेज तो सबको इक्वली इम्पार्ट करता है, तो इसका मतलब उसमें तो कोई आपके डिफरेंस, उसका मतलब अगर आपको रिसोर्स भी और मेंटर दोनों ही आपके ठीक डायरेक्शन में तो आप 20 को, अगर एक ही चीज़ है 10, अगर वो आपको दोनों में से ना तो मटीरियल अवेलेबल है ना तो मिल नहीं है उसकी, ना टीचर मिल है, ना जीरो दोगे इस वाले पॉइंट पे। तो इसका मतलब पर वैसे आपको नॉलेज मतलब ये था कि ऐसा हो नहीं सकता कि आपको रिसोर्सेज ढूंढने में ये प्रॉब्लम। तो इसको अब एक बार ना कि 100 उनके इवेंचुअली स्कोर बन जाता है, तो आप अपने लेवल पे एक बार कैलकुलेट करके देखो इंडिविजुअल लेवल पे कि आपका जो इंडिविजुअल स्कोर है वो लाइकली कितना बनता है, फिर उसके आगे की फिर हम डिस्कशन उस बेसिस पे का 100 बनाओ। 100 वाला इस मूवमेंट करने का कोई नहीं होगा कि सारे 5 के 5 ही फेवर में वर्क करके 80 में आपके अगर बन रहे हैं 70 to 80 70 वाला ब्रैकेट 60s एक का 60 है। अच्छा एक का 60 मतलब ले चुके अब तो ये तो ले लिया होगा तो चलो ज़्यादा बेटर नहीं फिर भी जरा अपने दिल को तो होती रहती है कि ठीक है। और बाकी कोई इंडिविजुअल डाउट जो आ रहा है तो उसको कुछ ये अल्टीमेटली जो आपको कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट में कोई इंडिविजुअल डाउट जो आपको लग रहा हो कि इस वाले लेक्चर में भी इमीडिएटली डायरेक्टली एड्रेस नहीं हो, क्योंकि हो सकता है किसी और का भी वो जेन्युइन क्वेरी कि जब आप ऑप्शन को करते हो कि इस वाले पॉइंट में थोड़ा सा माइंड में आता है कोई भी ऐसा पॉइंट।
सर ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट ओवरलैप नहीं कर रहा आपको, हाँ। मतलब कोई ऑप्शन, लेकिन बाकी सब ये जो है ये वो कर रहे हैं, फिर आपकी इंडिविजुअल होती है। देखो अल्टीमेटली यूपीएससी को भी पता है कि कुछ सब्जेक्ट्स मेंशन नहीं है ना, जैसे कि मेरा खुद का डेंटिस्ट्री है तो वो डेंटिस्ट्री उन्होंने रखा ही नहीं है, उसका मतलब वो मेरे को उस पर आके जज नहीं कर सकते ना, मैंने कोई शॉर्टकट वाला सब्जेक्ट ले लिया या तो मैंने लॉन्ग वाला आपके रैशनल चॉइस वाला लिया। इसका मतलब कि अगर वो चीज़ नहीं है ना, फिर तो इंटरेक्टिव ब्लेसिंग्स ही हो गई है आप, तो इसका मतलब आपके पास क्लियर स्लेट है, आपको कोई मॉरल बर्डन नहीं लेना है कि ये वाला सब्जेक्ट में कर रखा था, मेरे को एडवांटेज मिली ही नहीं। तो इसका मतलब आपको फिर कौन सी स्ट्रेटजी पे मूव करना है कि जो जीएस के साथ लिंकेज वाली होती है। जीएस के लिंकेज वाली स्ट्रेटजी क्या है कि जो सब्जेक्ट्स आपको फिर फ्रेश माइंड से चूज करना था ना, उसमें काफ़ी हद तक यही गाइड किया जाता है तो जीएस में सब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट हो रहे हो, आप उसको अगर चूज कर लो ना, थोड़ा सा बर्डन कम हो जाता है। वो अलग बात है, कोई आंसर राइटिंग में एडवांटेज नहीं मिलती जैसा प्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि जब आप जीएस में अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें अप्रोच किया जर्नलिस्ट वाला, पर जब आप ऑप्शन को अटेम्प्ट कर रहे हो तो स्पेशलिस्ट अप्रोच को आपके अडॉप्ट करना है। इसका मतलब कि जैसे पहले के हम टॉपिक्स देखें कौन से थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, यही बनेगी, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है वो कोई अलग से पेपर नहीं है, जो साइंस है वो इंडायरेक्टली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और अब जो जीएस की अगर हम पेपर्स की बात करें तो पेपर 1 में आपका 3 ऑप्शन चॉइसेस बन जाते हैं, या तो आप हिस्ट्री ले सकते हो, ज्योग्राफी लेते हो, या सोशियोलॉजी ले सकते हो। सोसाइटी वाला पार्ट में लाइट सा पार्ट तो सोशियोलॉजी से ही फॉलो कर रखा है। फिर जो जीएस पेपर 2 था उसमें आप देखोगे सबसे प्रेफर्ड चॉइस 2 ही सब्जेक्ट बनते हैं, या तो आप ऑल साइंस लोगे या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि अल्टीमेटली पेपर 2 का सिलेबस क्या है, पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस। उसका ना पीएसआईआर की उसमें आपकी तभी मार्केट सबसे ज्यादा बनी हुई है क्योंकि हाईएस्ट स्टूडेंट उसी को ऑप्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि और कुछ भी पेपर 2 खाली नहीं रहे, कि आपका कंटेंट इतना आ जाता है कि आप कुछ ना कुछ उसमें ना लिख सकते हो, पर आपको थोड़ा सा रिस्ट्रेन करना होता है कि ऐसा नहीं कि आप थिंकर थुंकर ज्यादा जीएस पेपर में डाल, तो अपने आप में वो अलग टास्क होता है। इसका कुछ रियल एडवांटेज मिली, पर इतना जरूर है कि थ्योरेटिकल कवरेज हो जाती है। प्री में क्वेश्चन है ना जो आजकल थोड़ी कंसेप्चुअल आने लगती है, वो वाला फेज थोड़ा खत्म हो गया कि पहले आपका लक्ष्मीकांत के फैक्चुअल जैसे भी आपका कल हिमाचल और राजस्थान हुआ, उसमें पॉलिटी के 9, 6 इतने क्वेश्चन आए थे, सारे कौन से शेड्यूल के आर्टिकल के नंबर बस कि कौन सा मनी बिल है, उसका मतलब उसमें तो लक्ष्मीकांत चल जाएगी। पर अगर आप यूपीएससी कर रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है, रूल ऑफ लॉ क्या है, उसमें फिर जब आपने ऑप्शनल में पब्बेड लॉ या फिर आपने ये पॉलिटिकल साइंस लिया होता है तभी आप उसको जस्टिस कर पाते हो, उसमें सारे कलर क्वेश्चंस करने हैं। इसका मतलब पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से पॉल साइंस, पब्बेड लॉ ये एक अच्छे ऑप्शनल बन जाते हैं। फिर थर्ड पेपर में आप देखोगे 2 ऑप्शन का स्कोप बनता है, एक तो देखो इकोनॉमी है, इकोनॉमी और इनके लिए है सिर्फ जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड हो या फिर उन्हें इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो, कि उसमें भी वो ऐसा सब्जेक्ट है कि टेक्निकल होता है, इजीली आप पूरे पेपर को ना खुद मैनेज नहीं कर पाते और उनकी कोचिंग अवेलेबल नहीं है, बहुत मुश्किल से होती है। वो लग बात है कि अभी हम यहाँ पे तो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपके जो इंडक्शन क्लास है, और फिर उसके अलावा उसमें कुछ सिक्योरिटी इशूज है, उसका किसी ऑप्शन के साथ कोई लिंकेज नहीं है। और फिर साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट तो इनडायरेक्ट वे में किसी ने अगर मान लो जूलॉजी, बॉटनी लेनी हो, मेडिकल साइंस, उनके लिए वो थोड़ी सी एडवांटेज माइनर सी ली, पर इतनी कोई मेजर एडवांटेज नहीं। और जो एथिक्स का पेपर है ना वो 3 सब्जेक्ट से बोरो कर रखा है और वो काफी हद तक कम स्टूडेंट्स ऑप्ट कर रहे हैं इस टाइम पे। उनमें से एक सब्जेक्ट फिलॉसफी होता है, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एक साइकोलॉजी होता है। मेनली इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स के उन्होंने बेस्ट टॉपिक्स को उठा के एथिक्स को बना रखा है। इसका मतलब अगर आप साइकोलॉजी, फिलॉसफी, पब्बेड को ले रहे हो ना, उसमें कुछ कहना गलत नहीं है कि पेपर 4 में आपको हेल्प करेगा, उसमें कोई आपके वो नहीं है। इसका मतलब जो सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि और भी हेल्प नहीं कर रहा था, अगर वो मेंस में हेल्प कर रहा है तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। और जो फाइनल एसए का पेपर होता है ना, उसमें तो कोई भी ऑप्शन सब्जेक्ट डायरेक्टली इंडायरेक्टली करते हैं एक्सेप्ट टेक्निकल। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे मैथमेटिकल स्टैट्स लेके बैठ गए क्योंकि मैं एसए में स्टैट्स को लिखूंगा, बोले बात है क्वेश्चन आ गया था मैथमेटिकल तो म्यूजिक के साथ लिंक करके ना उन्होंने थोड़ा फिलोसॉफिकल में डाल रहा था। पर वैसे आपको ध्यान रखने कि इसमें देखा गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, आपके पॉल साइंस, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो काफी हद तक एसए में ना आपके कोटेशंस में या व्यू देने में आपको काफी हेल्प करते हैं। इसका मतलब कोई आपको जो ऑप्शन सब्जेक्ट अगर कह रहा है कि ये वाला पेपर आपको एसए में हेल्प करेगा तो कुछ में डेफिनेटली करेगा, कुछ में वो स्टार्टिंग नहीं देगा, पर वो आपके वैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है ना, इवेंचुअली वो कवर अप हो जाता है जो टेक्निकल ऑप्शन की जो मार्किंग होती है, क्योंकि वो आपको फिर थोड़ा सा लिबरल वे में मार्क कर रहे होते हैं एज कम्पेयर टू ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट है। उसके स्केलिंग के नाम पे क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं तो हर एक का वो जो डिजायर्ड स्कोर है लेना मुश्किल हो जाता है। तो उसका मतलब आपको सेफ स्कोर तो दे देंगे जो ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट है, एक्सेप्शन स्कोर लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जो ये टेक्निकल सब्जेक्ट है उसमें एक्सेप्शन स्कोर की प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई रहेगी, पर कई बार आपकी वो टोटल बैकफायर भी कर सकते हैं। मिडिल पाथ नहीं है, क्योंकि मिडिल पाथ आपकी सिर्फ ह्यूमैनिटीज और ऐसे बेसिक ऑप्शंस में है। तो इसका मतलब आप जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस लगा रहे हो उसमें ऐसी चीज़ें थोड़ी सी मैटर करेंगी। इसका मतलब जिनका ग्रेजुएशन नहीं है वो अपनी तरफ से थोड़ी सी स्मार्ट कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि इस पेपर का मेरे को अगर बेनिफिट मिल रहा है तो उसमें मैं इसको ऑप्ट करूँ या
देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। ठीक है, और कोई ऐसा इंडिविजुअल डाउट क्लियर है? बाकी सब ठीक है, फिर अभी हम लेक्चर को थोड़ा क्लोज करके